Okay, hello everyone. So in today's class, we are going to discuss the test solutions, okay, which is being held, which is called CCT1. So इस वाले पर्टिकुलर टेस्ट में आप लोगों के जो चैप्टर्स इंक्लूडेड थे बच्चों, वो थे रेक्टिलिनियर मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और फ्रिक्शन. सो इन टॉपिक से रिलेटेड ये चैप्टर टेस्ट था आपका, जिसके हम टेस्ट सॉल्यूशंस के बारे में आज डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से. सो इन द फर्स्ट क्वेश्चन इट इज सेइंग दैट एक टेनिस बॉल है जो कि रिलीज की गई है हाइट h से, राइट. h हाइट से आपने एक टेनिस बॉल को क्या किया, रिलीज किया है, राइट. एंड आफ्टर फ्रीली फॉलिंग ऑन अ वुडन फ्लोर इट रिबाउंड्स एंड रीचेस हाइट h/2, यानी कि ये यहाँ पे टकराई होगी और इसके बाद इसने h/2 तक रीबाउंड शो किया है ना, जंप किया फिर से. अब आपको बोला जा रहा है द वेलोसिटी वर्सेस हाइट ऑफ द बॉल ड्यूरिंग इट्स मोशन मे बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली बाय व्हाट. तो आपको बेसिकली वेलोसिटी और हाइट का ग्राफ ड्रॉ करना है, राइट. इस चीज को समझेंगे. सबसे पहले तो हमें ये पता है कि जो ग्राउंड है उस पे आपकी जो वेलोसिटी होती है, सिंस यहाँ पे जीरो हाइट होती है, हाइट जीरो हो जाएगी यहाँ पे. ठीक है, तो आपकी जो वेलोसिटी ग्राउंड पे वो नॉन जीरो होने वाली है ना. नॉन जीरो होगी तभी तो फिर से रिबाउंड होगा उसका और h/2 हाइट पे जाएगी वो, राइट. तो अगर आपका जीरो ग्राउंड पे यानी कि h इक्वल्स टू जीरो पे आपकी वेलोसिटी अगर नॉन जीरो है, राइट, तो डेफिनेटली ए ऑप्शन और बी ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाते हैं, है ना. अब हम सी और डी में बात करेंगे, सी और डी में से कौन सा सही है. तो आपको पता है कि ऐसे केस में आपका वेलोसिटी आप कैसे निकालते हो, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से. मोशन इक्वेशन से कैसे लिखते हो आप, v² इक्वल्स टू 2gh, राइट. उसको अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं हाइट के टर्म्स में, है ना, तो ये क्या बन जाएगा, v इंटू dv/dh इक्वल्स टू 2gh, सॉरी 2g, राइट. अगर आप इसको सॉल्व करोगे आगे, ठीक है, अच्छा ये इक्वल्स टू कांस्टेंट आप लिख सकते हो, राइट. तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका dv/dh जो आ रहा है ना, यानी कि वेलोसिटी हाइट के साथ कैसे चेंज हो रही है, तो ये आ जाएगा कहीं ना कहीं कांस्टेंट डिवाइडेड बाय v, राइट. तो हमारा जो बेसिक पर्पस था ये सॉल्व करने का, वो ये था कि हम रिलेशनशिप निकाल सके स्लोप की, है ना. dv/dh यानी इस ग्राफ का स्लोप जो आएगा v और h के बीच में जो ग्राफ है वो आएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड, राइट. सो यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर स्लोप आपका बहुत ज्यादा होता है, स्लोप इज वेरी हाई, कब होगा ऐसा, जब वेलोसिटी कम होगी, जब वेलोसिटी कम होगी आपकी, है ना. एंड देयरफॉर जो मैक्सिमम हाइट होगी आपकी तो स्लोप की होनी चाहिए, है ना, जब स्लोप बहुत ज्यादा हो जाएगा. ऐसा कहाँ पे दिख रहा है आपको, ध्यान से देखो, डी में तो ऐसा हो नहीं रहा है ना, ऐसा सी ऑप्शन में आपको दिख रहा है. सो सी विल बी योर करेक्ट आंसर, राइट. बिकॉज हमने क्या निकाला है कि स्लोप आपका जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आता है किसके, स्पीड के, राइट. सो एज वेलोसिटी इंक्रीजेस स्लोप मस्ट डिक्रीज. जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी स्लोप कम होना चाहिए. देखो यहाँ पे कम हो रहा है ना, स्लोप कम हो रहा है ना. तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर. आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है बच्चों, पोजीशन टाइम गिवन है, पोजीशन टाइम ग्राफ, और आपको पूछा जा रहा है कि कौन सा एट विच ऑफ द मेंशन्ड पॉइंट्स इज स्पीड मैक्सिमम, यानी मैक्सिमम स्पीड निकालनी है. सो वेलोसिटी आपका पोजीशन टाइम ग्राफ में क्या होता है बच्चों, v इक्वल्स टू dx/dt, ये तो हम सब जानते हैं, राइट. तो dx/dt आपका अगर वेलोसिटी होता है तो स्पीड का अगर आप मॉड्यूलस निकालो, स्पीड निकालो मतलब वेलोसिटी का मॉड्यूलस निकालो, तो ये क्या बन जाएगा, dx/dt का मॉड्यूलस, राइट. तो जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा आपके स्लोप का, अगर ये इंप्रूव ज्यादा हो जाएगा, इंक्रीज करेगा, तो आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी, राइट. तो इसमें आंसर क्या आएगा इस केस में, आर ऑप्शन, है ना. सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा सेकंड केस में, सेकंड वाले क्वेश्चन. ठीक है, आगे चलते हैं. थर्ड क्वेश्चन में बच्चों बोल रहा है, एक ग्राफ दे रखा है आपको, मतलब एक इलस्ट्रेशन दे रखी है, फिगर दे रखा है, और आपको बोला जा रहा है कि जो वेज है उसको पुश किया जा रहा है एक्सेलरेशन 10√3 से, ठीक है, पुश कर रहे हैं यहाँ से 10√3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से. इट इज सीन दैट द ब्लॉक स्टार्ट्स क्लाइंबिंग अप on the smooth inclined face of the wedge.
व्हाट विल बी द टाइम टेकन बाय द ब्लॉक टू रीच द टॉप। अच्छा, टॉप तक पहुंचाना है इसको, है ना, यहाँ तक लेके जाना है ब्लॉक को, और आप इसको ऊपर की तरफ लेके जा रहे हो। सबसे पहले तो इसका एफबीडी बना लेते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को टैकल करने का तरीका क्या है कि हम सबसे पहले उसका एफबीडी बनाते हैं, राइट। तो अगर इसका एफबीडी बनाएंगे तो एक तो नॉर्मल रिएक्शन आएगी ऊपर की तरफ, है ना, ऊपर की तरफ ये एक्सेलरेट कर रहा होगा कुछ A2 एक्सेलरेशन से, लेट से, क्योंकि A1 तो आप इसको मानोगे ना जिससे आप ब्लॉक को आगे पुश कर रहे हो, है ना। और अगर आप इसको इधर पुश कर रहे हो तो इस डायरेक्शन में डेफिनेटली कोई सूडो फोर्स लगने वाला है। सूडो फोर्स हम सब जानते ही हैं, ठीक है। तो अगर बाकी का हम एफबीडी बनाए तो यहाँ नीचे mg आ जाएगा, है ना, ये थीटा आपको दे ही रखा है, ठीक है। तो अगर आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम ऐसे कंप्लीट करते हो पूरा, है ना, तो मास के रिस्पेक्ट में, मास जो निकालोगे आप विद रिस्पेक्ट टू द वेज, आपका रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या होगा, हो जाएगा। रिलेटिव एक्सेलरेशन अगर आप लिखना चाहते हो उस केस में तो क्या लिखोगे बच्चा आप, इंक्लाइन प्लेन पे ये सब हमने पढ़ रखा है ना, इसको लिखना हम जानते हैं, क्या हो जाएगा ये, एम ए कॉस थीटा, है ना, एम ए का कंपोनेंट निकाल लोगे आप, माइनस एम जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय एम, विद रिस्पेक्ट टू मास हम निकाल रहे हैं रिलेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। ये आपका हो जाएगा रिलेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। इसको अब आप सॉल्व कर सकते हो बहुत इजीली, क्या हो जाएगा ये, ए कॉस थीटा, भाई मास से तो मास कट जाएगा पूरा, तो ये क्या बन जाएगा, ए कॉस थीटा माइनस जी साइन थीटा, राइट। इसको अब आप वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल सकते हो। ए की जगह आप क्या रखोगे, 10√3 ना, कंपोनेंट्स तो आप निकाल लोगे ना बच्चों। यहाँ पे देखो ये mg आ रहा है तो इस डायरेक्शन में mg cos थीटा बन जाएगा, ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है ये, है ना, तो ये ma cos थीटा इधर बन गया, mg sin थीटा नीचे की तरफ, ठीक है। तो आपका रिलेटिव mg sin थीटा इस तरफ, तो आपका रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा ब्लॉक का, ma cos थीटा माइनस mg sin थीटा अपॉन m। इसको सॉल्व करते हैं। cos थीटा क्या बोल रहा है ये, थीटा इक्वल्स टू कितना है, 30 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, √3/2, राइट, माइनस ऑफ जी साइन थीटा, जी की वैल्यू हम 10 लेते ही है ना, साइन 30 की वैल्यू आप सबको पता है 1/2 होती है। इसको सॉल्व कर दो अब जल्दी से, कितना आंसर आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पूछ क्या रहा है आपसे, व्हाट विल बी द टाइम टेकन, कितना टाइम लगा, कैसे निकालेंगे बच्चों, √2s/AR, रिलेटिव एक्सेलरेशन हम यहाँ पे डील कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ब्लॉक भी एक्सेलरेट कर रहा है और आप उसको पुश भी कर रहे हो, है ना, दो दो एक्सेलरेशन है यहाँ पे, तो हमें रिलेटिव एक्सेलरेशन में डील करना पड़ेगा। तो टाइम का फॉर्मूला 2s/a तो होता है, यहाँ पे AR हम यूज करेंगे, क्या हो जाएगा ये, 2 इंटू कितना जाना है इसको ऊपर, 1 डिवाइडेड बाय रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना निकाला है हम लोगों ने, 10, और इसका अंडर रूट, 2/10 का अंडर रूट यानी कि 1/√5, ठीक है, सेकेंड्स। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। वेलोसिटी v ऑफ द पार्टिकल डिपेंड ऑन द टाइम t एज v इक्वल्स टू 5 e टू द पावर t मीटर पर सेकंड, यानी कि आपको वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में दी हुई है यहाँ पे, है ना। और क्या बोल रहा है, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बोल रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन, बहुत इजी है, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बोल रहा है एवरेज एक्सेलरेशन का, टाइम भी दिया हुआ है 2 सेकंड से 4 सेकंड के बीच में। अब एवरेज निकालना है तो एक रेंज दी पता ही है, चाहिए हमें, है ना, और एवरेज एक्सेलरेशन निकालना हमें आता ही है। क्या होता है बच्चों एवरेज एक्सेलरेशन, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, है ना, है टोटल जो डिफरेंस इन वेलोसिटी अपॉन डिफरेंस इन टाइम, है ना, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। तो क्या हो जाएगा v2 माइनस v1, 5 e टू द पावर t, अब t की जगह हम क्या रख देंगे, 4 सेकेंड, वेरी गुड, है ना, माइनस 5 e टू द पावर कितना आ जाएगा 2, है ना, 2 4 से 2 सेकंड, यानी 2 सेकंड से 4 सेकंड जा रहा है ये, तो आप क्या रख दोगे, 5 e टू द पावर 4 माइनस 5 e टू द पावर t2 माइनस t1, यानी कि 4 से 2 जा रहा है, 2 से 4 जा रहा है, तो t2 हो जाएगा 4 और t1 हो जाएगा 2, ठीक है। अब तो काफी इजी हो गया सॉल्व करना, तो v1 बाई v2 कितना हो जाएगा, नो सॉरी नॉट v1 बाई v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1 कितना हो जाएगा आपका, सॉल्व करो इसको, 5 ये कितना हो जाएगा ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये 2 आया ना डिनोमिनेटर में, है ना, और यहाँ से आपने ई स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, 5 ई स्क्वायर को कॉमन निकाल लिया, तो अंदर क्या बचा,
ई स्क्वायर इधर बचा -1, राइट। सो दिस इज योर आंसर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मैंने कॉमन क्यों निकाला बच्चों, क्योंकि ऑप्शंस मुझे इसी तरह से दिए हुए थे। ऑप्शंस को देखते हुए मैं अपने आंसर को क्या करूंगा, मॉडिफाई करूंगा, है ना। तो ए ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइम ग्राफ दिया हुआ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ टू पार्टिकल्स ए एंड बी आर स्ट्रेट लाइंस मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री एंड 60 डिग्री विद द टाइम एक्सिस, है ना। बहुत इजी सी बात है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे रखा है आपको, डिस्प्लेसमेंट और टाइम, है ना। स्ट्रेट लाइन से एक 30 डिग्री बना रहा है, एक आपका 60 डिग्री बना रहा है ना। ठीक है, ए और बी एंड विद द टाइम एक्सिस फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटीज। वेलोसिटी का रेशियो पूछ रहा है, बहुत इजी है। v1/v2 पूछ रहा है, तो वेलोसिटीज का रेशियो क्या हो जाता है भाई डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में, स्लोप, है ना। स्लोप का रेशियो तो tan थीटा होता है, स्लोप पता है हम सबको, तो कितना हो जाएगा ये tan 30 डिवाइडेड बाय tan 60। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कितना आ जाएगा आंसर 1/3, है ना। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है हमें, स्पीड, वेलोसिटी, राइट। आगे चलते हैं। A body of mass 1 kg is hanging as shown in the figure. Find the tension T1. T1 टेंशन निकालना है तुमको, है ना। और आपको रूफ से हैंग करते हुए दिख रही है दो स्ट्रिंग्स, है ना। 1 kg का जो बॉडी है आपका, उसको हैंग कर रखा है दो स्ट्रिंग से। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आप इसमें टेंशन निकालना चाहते हो तो क्या कर सकते हैं बच्चों, लैमिस थ्योरम पढ़ी सबने, लैमिस थ्योरम पढ़ी ना सबने। कैसे यूज करते हैं लैमिस थ्योरम को, T1 अपॉन इसके अपोजिट कौन सा है एंगल है 30, तो इसका साइन आ जाएगा साइन 30 इक्वल्स टू नीचे की तरफ कितना लगेगा इसमें 1g यानी कि 10 न्यूटन, है ना। तो 10 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 1, ठीक है। सो कितना आंसर आ जाएगा इसका आपका, T1 इक्वल्स टू 10 साइन 30। अब साइन 30 की वैल्यू तो सबको पता है, तो क्या आंसर आ जाएगा 5 न्यूटन। साइन 30 कितना होता है 1/2। ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इन द गिवन अरेंजमेंट फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ टू कीप द ब्लॉक एट रेस्ट। आपको मिनिमम वैल्यू बतानी है जिससे कि आपका ब्लॉक रेस्ट पे रहे, है यानी कि ये मूव नहीं करे, ठीक है। इसका आपको म्यू दे रखा है क्या, ब्लॉक और वॉल के बीच में, ब्लॉक और वॉल के बीच में आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है म्यू, ठीक है। फोर्स लगा रहे हो आप थीटा एंगल पे हॉरिजॉन्टल से, एम का मास का आपका ब्लॉक, ठीक है। तो इसमें सिंपल सी बात है, आपको क्या करना पड़ेगा, एफबीडी बनाना पड़ेगा। एम मास का ब्लॉक है, अगर फ्रिक्शन लगेगा तो किधर लगेगा, ऊपर की तरफ, एफ एस, है ना, एफ एस। और एफ अगर आपका इस डायरेक्शन में लग रहा है थीटा एंगल पे, ऊपर की तरफ क्या कंपोनेंट आ जाएगा इसका, एफ साइन थीटा, राइट। नीचे की तरफ एम जी आएगा ही सही, जो इसको नीचे की तरफ ले जाना चाहता है ना। और नॉर्मल रिएक्शन जो सरफेस से मिल रही है ब्लॉक को, ठीक है। तो ये सारे कंपोनेंट्स बन जाएंगे। अब इसमें आप क्लियरली देख सकते हो, अगर ये एफ साइन थीटा है तो आप इधर की तरफ एफ कॉस थीटा निकाल सकते हो, एफ कॉस थीटा। तो यानी कि नॉर्मल रिएक्शन एफ कॉस थीटा को बैलेंस कर रही है, राइट। एट रेस्ट, ठीक है। क्या हो जाएगा बच्चों, ये कंपोनेंट सारे जो भी हैं फ्री बॉडी डायग्राम की हेल्प से आप उसको बैलेंस आउट कर दोगे। यानी कि एक तो फ्रिक्शनल फोर्स एफ एस प्लस एफ साइन थीटा जो कि ऊपर लग रहे हैं दोनों, ये किसके इक्वल होने चाहिए, नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, एम जी, है ना। इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, एफ एस तो हो जाएगा म्यू एन, ये पता ही है हमें, है ना, प्लस एफ साइन थीटा, इट शुड बी इक्वल टू एम जी, ठीक है। हमारे पास दो इक्वेशन हो गई, एन की वैल्यू यहां से हम निकाल सकते हैं, ये इक्वेशन 1 से हम एल की वैल्यू निकाल के इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 की वैल्यू निकाल के 2 में पुट कर देंगे, क्या बन जाएगा ये, म्यू इंटू एफ कॉस थीटा, ठीक है, प्लस एफ साइन थीटा इक्वल्स टू एम जी। अब देखो किसकी वैल्यू चाहिए तुम्हें, एफ की वैल्यू चाहिए, तो एफ कॉमन निकाल लो यहाँ पे, राइट साइड में क्या आ जाएगा, एम जी तो है ही सही, और कॉमन लेके नीचे की तरफ क्या चला जाएगा, म्यू कॉस थीटा,
प्लस साइन थीटा, प्रीटी इजी, दिस इज योर आंसर। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है देख लो, ए ऑप्शन। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या किया, हॉरिजॉन्टल वाले बैलेंस किए फोर्स और वर्टिकल वाले बैलेंस किए फोर्स, है ना, ये दोनों चीजें हमने करी और हमारा आंसर आ गया। आगे चलते हैं। पुली दे रखी है बहुत सारी, दो पुली दे रखी है। इस अरेंजमेंट में हमें क्या निकालना है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन A1 A2 एंड A3 विद डायरेक्शंस मेंशन्ड इन द फिगर। ठीक है, द स्ट्रिंग्स एंड पुलीज आर आइडियल, आइडियल कंडीशंस दी हुई है ना। आइडियल पुली आप सबको पता ही है, वो दी हुई है ना। तो A3 जा रहा है नीचे, A2 भी नीचे जा रहा है, A1 ऊपर जा रहा है ना। सबसे पहले तो इसमें टेंशंस लिख सकते हैं हम। लेट्स से कि इधर T1 लग रही है, इधर भी T1 लगेगी, है ना। ऊपर की तरफ इसको T2 बैलेंस आउट कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम इस पूरे पुली सिस्टम में अगर टेंशंस लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ लग रही है T2, राइट, इधर ऊपर की तरफ लग रहा है T2, इधर की तरफ भी लग रहा है T2, है ना। T1 लग रहा है नीचे की तरफ, इधर भी नीचे की तरफ T1 लग रहा है ना। और इस ब्लॉक को ऊपर कितने टेंशन से पुल किया जा रहा है, T1 से, बराबर होगा ना, नीचे T1 तो ऊपर भी T1 लग रहा है, और इस वाले ब्लॉक को ऊपर T1 से पुल किया जा रहा है। तो ये आपकी टेंशन है जो डिस्ट्रीब्यूट आप कर सकते हो। एक्सेलरेशन आपको दिए हुए हैं ऑलरेडी। इस डायग्राम को देख के आप क्लियरली बता सकते हो कि जो T2 होगा सर, वो हो जाएगा 2T1 के इक्वल, राइट, क्योंकि नीचे T1 और T1 को कौन बैलेंस कर रहा है, T2 बैलेंस कर रहा है, राइट। अच्छा, एक मेथड आपने पढ़ा है वर्चुअल वर्क मेथड। ऐसे क्वेश्चंस को हम टैकल करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, वर्चुअल वर्क मेथड, है ना। अज्यूम करते हैं कि कोई वर्क हो रहा होगा तो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई, वर्क कैसे लिखते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, या मास इनटू एक्सेलरेशन। तो क्या हो जाएगा भाई, T2 कितने से आ रहा है, A3 से, माइनस T1, T2 माइनस T2 इंटू A3 माइनस T1 इंटू A2, है ना। T1 इंटू A2 यानी कि A3 जिधर जा रहा है, A3 जिधर जा रहा है और A2 जिधर जा रहा है, ठीक है, प्लस आपका कितना हो जाएगा, T1 इंटू A1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, वर्चुअल वर्क मेथड से हमने ये लिखा। इसको सॉल्व करते हैं। सिंस हमको पता है T2 की वैल्यू होती है 2T1, यहाँ पे हमने निकाला हुआ है, तो यहाँ रख देंगे हम इसकी वैल्यू 2T1 A3 माइनस T1 A2 प्लस T1 A1 इक्वल्स टू 0। अब ऐसा करने से क्या हुआ, हमारा T1 के रिस्पेक्ट में सब आ गया, ठीक है। तो हमको एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है, जो हम निकाल सकते हैं क्योंकि हम T1 को एलिमिनेट कर सकते हैं। देखो T1 सब जगह से चला गया, क्या बन जाएगा ये, A2 इक्वल्स टू 2A3 प्लस A1, यानी कि A2 बड़ा है ना। A2 आपका जो आएगा वो 2A3 और A1 के बराबर आएगा, राइट। चलिए आगे चलते हैं, बहुत ही इजी सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेज ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ, है ना। अब आपको तो इसका बहुत ही पता है आराम से, फ्रिक्शन। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या बोलता है, एवरी एक्शन इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना। फ्रिक्शन में होता है ऐसा, एक्शन रिएक्शन पेयर्स होते हैं, नॉर्मल में भी होते हैं, ग्रेविटेशनल में भी होते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, नाउ इट्स अ गुड क्वेश्चन। दो ब्लॉक सिस्टम, टू ब्लॉक सिस्टम दे रखा है आपको। ऊपर वाला एफ है 30 न्यूटन, फ्रिक्शनल फोर्स आपको निकालना है एक्टिंग बिटवीन द ब्लॉक्स ए एंड बी टू मूव बोथ ब्लॉक्स टुगेदर। ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, दोनों ब्लॉक को साथ में मूव कराना जरूरी है, राइट। तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व, सबसे पहले लिखेंगे ए पे मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना आ सकता है, 40 न्यूटन। ये वाला ब्लॉक कौन सा, ये वाला, है ना, कितना फ्रिक्शन आ सकता है भाई, 40 न्यूटन, है ना, 0.4 इंटू 10 इंटू 10, है ना। बी पे कितना आ सकता है, 20 न्यूटन। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम एक्सेलरेशन बी ब्लॉक के लिए कितना आ जाएगा, 40 माइनस 20, है ना, डिवाइडेड बाय 10, 10 मास है उसका, कितना आंसर आ जाएगा भाई, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन है इसका,
ठीक है। अब अगर बी का एक्सेलरेशन मैक्सिमम 2 है, तो जहां तक ए का एक्सेलरेशन 2 से कम रहता है, ये लोग साथ में मूव करेंगे। सोचो, अगर ए ऊपर रखा हुआ है, बी नीचे रखा हुआ है, बी जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, अगर ए 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चलने लगे, एक्सेलरेट करने लगे, तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि आपका बी और ए साथ में नहीं चल सकते, है ना। लेकिन अगर बी जा रहा है ज्यादा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से और ए उससे कम से जा रहा है, तो दोनों साथ में चलेंगे, है ना। क्या कंडीशन हो जाएगी? एज लॉन्ग एज ब्लॉक ए हैज एक्सेलरेशन लेस देन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि बी का मैक्सिमम है, बोथ विल मूव टुगेदर, जो कि हमारी कंडीशन भी है क्वेश्चन की, ये दोनों साथ में मूव करने चाहिए, राइट। तो यहाँ पे हमारी कंडीशन क्या बनती है फिर, कि जो एफ है वो आपका लेस देन किससे होना चाहिए? एफ ए मैक्स। जो आप फोर्स लगा रहे हो, जो फ्रिक्शन है आपका, जो फ्रिक्शन आपको निकालना है, वो वो क्या आना चाहिए भाई? एफ ए मैक्स से कम आना चाहिए, ठीक है। तभी आपके दोनों साथ में मूव कर पाएंगे। तो इस कंडीशन को लेते हुए हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। कितना आ जाएगा? एफ माइनस एफ बी अपॉन में 20। तो अगर आपने जो फोर्स लगाया है ये कम है मैक्सिमम ए के, तो आपका साथ में मूव कर सकते हैं, जो कि आपको दिख भी रहा है यहाँ पे, देखो 30 न्यूटन लगाया है और 40 न्यूटन आपका एफ एम एक्स है, राइट। इसको सॉल्व करो। 30 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 20, व्हाट इज इट? 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो 0.5 कम है ना, 0.5 कम है, तो चलेगा, साथ में चलेंगे दोनों, है ना। कैसे निकालेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे? एफ माइनस एफ ए इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है? 10 इंटू एक्सेलरेशन। अब ये ए जो है आपको, ये जो आप ए निकाल रहे हो, ठीक है, या आपको निकालना है फ्रिक्शनल फोर्स, है ना, जो कि ए और बी के बीच में रहता है, ए और बी के बीच में, है ना। तो आपको एफ ए निकालना है बेसिकली, अगर आप ध्यान से समझो तो एफ ए फ्रिक्शनल फोर्स एट ए, ठीक है। ये कितना हो जाएगा भाई? 30 जो आपने अप्लाइड फोर्स है, एफ ए जो आपको निकालना है 10 इंटू 0.5 से एक्सेलरेट कर रहा था ये, ठीक है। तो इस इक्वेशन से आपका एफ ए निकल के आ जाएगा, क्या आएगा आंसर एफ ए का? 25 न्यूटन। तो सॉल्व करेंगे आप इसको, आंसर आ जाएगा 25 न्यूटन। चलिए भाई आगे चलते हैं। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लॉक ए एंड बी मूव विद वेलोसिटीज v1 एंड v2 अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ना। v1 v2 वेलोसिटी से ए और बी जो है मूव कर रहे हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ v1 बाय v2। बड़ा इजी क्वेश्चन है। फिगर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप देख सकते हैं इसमें, अगर ये L1 है और ये L2 है, तो L1 प्लस L2 आपका कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। कांस्टेंट रहेगा ये L1 और L2, है ना, चेंज नहीं हो सकते ये, इनकी लेंथ थोड़ी बदल जाएगी, राइट। तो आप अगर इसको डिफरेंशिएट करते हो टाइम के रिस्पेक्ट में, dl1 बाई dt प्लस dl2 बाई dt, तो ये जीरो आना चाहिए। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है बेटा? जीरो होता है ना। क्या हो जाएगा ये? dl1 बाई dt क्या होता है? वेलोसिटी, राइट। dx बाई dt वेलोसिटी होता है ना। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस v1। अब v1 तो होगा नहीं, क्योंकि L1 के अलोंग हमें कंपोनेंट लेना है, तो ये क्या हो जाएगा? v1 cos थीटा, v1 cos थीटा प्लस v2 cos थीटा शुड बी इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से आपका v1 बाई v2 निकल जाएगा, कितना आएगा ये? cos थीटा 2 अपॉन cos थीटा 1। विच ऑप्शन? सी ऑप्शन। आगे चलते हैं। नाउ इट्स अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन। दो ब्लॉक है M1 M2, मास के M1 बड़ा है M2 से, और उनको आपने हॉरिजॉन्टल प्लैंक पे रख दिया है। अब आपको बोला जा रहा है कि अगर आप इसको टिल्ट करते हो, है ना, इसको टिल्ट करते हो, रोटेट करते हो प्लैंक को, तो क्या होगा M1 M2 के साथ में, ठीक है। अब अगर M1 बड़ा है तो उसका M1 जी cos थीटा भी बड़ा होगा M2 जी cos थीटा से, है ना। लेकिन इसका जो फ्रिक्शन आएगा, इसका जो लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा म्यू एस एन, ठीक है। अगर सोनों के लिए म्यू एस सेम है, तो इसका जो लिमिटिंग जो फ्रिक्शन है, जो इसको रोक रहा है नीचे गिरने से, है ना, जब आपका ये वाला कंपोनेंट फोर्स का, ये वाला बड़ा हो जाएगा आपके फ्रिक्शन से, तो ब्लॉक स्लिप हो जाएगा नीचे। अब एक बोल क्या रहा है स्टेटमेंट 1 में? M1 विल बिगिन टू स्लिप बिफोर M2 डज। बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि M1
जब नीचे स्लिप करने लगेगा उसी टाइम पे M2 भी करने लगेगा, है ना। तो ये तो गलत हो गया। और स्टेटमेंट 2 बोल रहा है द फोर्स कॉजिंग M1 टू स्लिप इज मोर देन दैट ऑफ M2, यानी कि जो फोर्स M1 को स्लिप करवा रहा है वो ज्यादा है M2 से। ये बात बिल्कुल सही है। अगर M1 बड़ा है M2 से तो जो फोर्स लगेगा M1 g cos थीटा वो बड़ा होगा M2 g cos थीटा से, क्योंकि एंगल भी सेम रखने वाले हो आप जब इन दोनों को इंक्लाइन करोगे आप, ठीक है। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ रहा है। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द टर्म्स action and reaction in the third law of motion stands for simultaneous mutual forces between a pair of bodies. रीजन बोल रहे हैं इन दिस कॉन्टेक्स्ट एक्शन ऑलवेज प्रिसीड और कॉज रिएक्शन। प्रिसीड मतलब पहले आना। तो बोल रहे हैं कि जो टर्म है एक्शन और रिएक्शन जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन में यूज होते हैं वो साइमल्टेनियस म्यूचुअल फोर्सेस के बारे में बताते हैं दो पैर ऑफ बॉडीज में, ठीक है। सो अनलाइक देयर मीनिंग बेसिकली, जैसे कि हम नॉर्मली समझते हैं, एक्शन कभी प्रिसीड नहीं करता रिएक्शन को, है ना, या फिर रिएक्शन कॉज नहीं करता। एक्शन और रिएक्शन एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज बट साइमल्टेनियसली। एक्शन एंड रिएक्शन अलग अलग बॉडीज पे लगते हैं, डिफरेंट बॉडीज। ये हमने सबसे बेसिक चीज पढ़ी थी सबसे पहले जब हमने न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ा था। और साइमल्टेनियसली लगते हैं, यानी कि कोई किसी को प्रिसीड नहीं करता, कोई किसी के पहले नहीं आता, कोई किसी के बाद में नहीं आता, है ना। ना कोई उसका रीजन कॉज करता है वो, ना उसके पहले आता है वो, राइट। उसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? बी ऑप्शन। कि दोनों बातें तो आपकी सही है ना। एक्शन आपका आएगा फिर रिएक्शन आएगा, बट ऐसा इसका आप मतलब रीजन जो है वो गलत है ना। फर्स्ट वाली आपकी बात तो सही है, लेकिन ये वाली बात आपकी गलत है कि एक्शन जो है प्रिसीड कर रहा है। प्रिसीड नहीं करता ना, दोनों साइमल्टेनियसली एक्ट करते हैं और डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट करते हैं, राइट। तो ए इज करेक्ट बट बी इज इनकरेक्ट। आगे चलते। When brakes are applied on a wet road, a car is likely to skid. Obviously, अगर आप वेट रोड पे जहाँ पे फ्रिक्शन की कमी है ना, अगर आप ब्रेक्स अप्लाई करोगे तो क्या होगा? आपकी गाड़ी स्किड हो सकती है। स्किड मतलब फिसलना, है ना। फिसल सकती है आपकी गाड़ी, राइट। तो ये बात बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, ठीक है। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है? Because brakes prevent rotation of the wheels and there is not sufficient friction between the road and the wheels, ठीक है। ये भी बात बिल्कुल सही है। जो रोटेशन होते हैं व्हील्स के वो रुक जाते हैं, बट ट्रांसलेशन तो रहेगा ही इसमें। भाई आपने ब्रेक लगा के रोटेशन तो रोक दिया, लेकिन गाड़ी के पास ट्रांसलेशन मोशन तो अभी भी है ना। तो इस वजह से स्किडिंग हो जाती है। तो बिकॉज ब्रेक्स प्रिवेंट रोटेशन ऑफ व्हील्स, देयर इज नॉट सफिशिएंट फ्रिक्शन बिटवीन द रोड्स एंड व्हील्स टू स्टॉप द ट्रांसलेशन मोशन, ठीक है। बिल्कुल सही बात है, और यही रीजन है कि आपकी गाड़ी स्किड कर जाती है, ठीक है। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं। अ पार्टिकल हैविंग नेगेटिव एक्सेलरेशन विल स्लो डाउन। जिस भी पार्टिकल का नेगेटिव एक्सेलरेशन है बच्चों, उसके लिए बोला जा रहा है कि वो स्लो डाउन हो जाएगा, है ना। आगे क्या बोल रहा है? डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। ये बात एकदम सही है कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन केवल वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, है ना। लेकिन ए ऑप्शन आपका गलत है। ए ऑप्शन में बोल रहे पार्टिकल हैविंग नेगेटिव एक्सेलरेशन विल स्लो डाउन। इट्स नॉट नेसेसरी कि वो स्लो डाउन ही हो, है ना। तो ये आपका डी ऑप्शन इसमें आंसर है। आगे चलते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? इन द फॉलोइंग फिगर, जैसे कि अगर आपको इसमें एग्जांपल भी चाहिए ना बच्चों, क्योंकि अगर ये थोड़ा आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है तो आप इसमें ऐसे समझ सकते हो कि जब फ्री फॉल होता ठीक है, तो जी नेगेटिव होता है ना, लेकिन वेलोसिटी इंक्रीज कर रही होती है फ्री फॉल के केस। तो इस वजह से आपका ये स्टेटमेंट गलत हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वाले डायग्राम में डायग्राम दिया हुआ है, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम विद द कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स mg ऑन बी। T1 की वैल्यू निकलवा रहे हैं आपसे। T2 ऊपर वाले स्ट्रिंग में लग रहा है, नीचे वाले में T1 लग रहा है। T2 की वैल्यू निकलवा रहे हैं आपसे, बहुत ईजी है। सॉरी, T1 की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करना है हमें? सबसे पहले एफबीडी बनाते हैं, बी ब्लॉक के एफबीडी बनाते हैं,
ये जो बी ब्लॉक है आपका, इसकी एफबीडी बना, ठीक है। क्या लगेगा भाई इसमें, इधर तो टेंशन लग रहा है एक एंगल पे, है ना, T1 लग रहा है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें mg दिया हुआ है राइट साइड में, है ना? तो आपका नीचे की तरफ भी mg तो आएगा ही सही, भैया आप फोर्स mg लगा के इधर खींच रहे हो, लेकिन मास का नीचे की तरफ तो mg आएगा ही सही, है ना। ऊपर की तरफ क्या आ जाएगा कंपोनेंट इसका, T1 cos थीटा, T1 का, और राइट साइड इधर क्या आ जाएगा लेफ्ट साइड में T1 sin थीटा, ठीक है। ये आपका फ्री बॉडी डायग्राम बना। अब तो आप बैलेंस आउट कर सकते हो फोर्सेस को। T1 cos थीटा 1, cos थीटा 1, T1 की जगह T1 के साथ कौन सा है थीटा 1 इक्वल्स टू mg, और T1 sin थीटा 1 इक्वल्स टू कितना आ गया माइनस mg, T1 sin थीटा 1 इक्वल्स टू कितना आ गया माइनस mg, ठीक है। अब क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, स्क्वायर कर दो, और फिर ऐड भी करना साथ में, एडिंग क्या बन जाएगा ये, T1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ mg का क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, है ना, ट्वाइस ऑफ mg का स्क्वायर, mg, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे आप तो T1 आपका आना चाहिए √2 mg, ठीक है। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इक्विलिब्रियम के केस में आपसे पूछा जा रहा है, मैन ट्राइज टू रिमेन इन स्टेडी स्टेट बाय पुशिंग हिज फीट एंड हैंड्स अगेंस्ट द पैरेलल वॉल्स, है ना, दो वॉल्स के पीछे फंस गया एक मैन, ठीक है, स्टेडी स्टेट में रहना चाह रहा है फॉर इक्विलिब्रियम। तो इस केस में आपको क्वेश्चन पूछ रहा है ऑप्शन कौन सा सही होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन शुड बी इक्वल ऑन द टू वॉल्स, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम के केस में क्या होता है, फोर्सेस एक्सर्टेड बाय बोथ द वॉल्स, इक्विलिब्रियम में जो फोर्स एक्सर्ट होंगे ऑन द मैन, मैन की बात हो रही है, ये इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं ये बैलेंस कर सकते हैं, बट जो वर्टिकल फोर्सेस लग रहे हैं आपके, ठीक है, वर्टिकल फोर्सेस दे कैन बी बैलेंस्ड इवन इफ द फोर्सेस ऑफ फ्रिक्शन ऑन टू वार्स आर अनइक्वल, ठीक है। अगर आपके वर्टिकल जो फोर्सेस हैं, ठीक है, वर्टिकल फोर्सेस की बात हो रही है, उनको बैलेंस किया जा सकता है अगर इवन तब भी जब आपका जो फ्रिक्शन है ना बिटवीन द वॉल्स वो अगर अनइक्वल हो तब भी, ठीक है। तो अगर ऐसा ऑप्शन आपको दिख रहा है तो आपको आंसर मार्क करना है, कौन सा ऑप्शन है ऐसा, force of friction should be equal on the two walls, ये गलत है। forces exerted by him on the both walls should be equal and the wall should not be frictionless, हाँ, अगर आपकी frictionless wall नहीं है तो डेफिनेटली ये आपका राइट ऑप्शन है। तो आपका जो मैन है वो नीचे नहीं गिरेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। आगे चलते हैं। 3 ब्लॉक्स दिए हुए हैं और 12 न्यूटन का फोर्स लगा दिया है, ठीक है। अगेन 12 न्यूटन इज अप्लाइड टू 3 kg ब्लॉक, फाइंड द नेट हॉरिजॉन्टल फोर्सेस ऑन द 2 kg ब्लॉक। 2 kg पे कितना लगेगा आपको फोर्स ये बताना है, काफी इजी क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं इसको। कंसिडरिंग दिस डायरेक्शन इज y एंड दिस इज x, हमको सबसे पहले x डायरेक्शन में जो सारे फोर्सेस हैं उनको इक्वेट करना पड़ेगा, किसके, मास इनटू एक्सेलरेशन जो x डायरेक्शन में है, इसको करते हैं। तो टोटल फोर्स तो कितना लग रहा है 12 न्यूटन, मास कितना है 3 + 2 + 1, और एक्सेलरेशन इसका a ले लेते हैं, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 3 + 2 = 5 + 1 6, 12/6 कितना आ जाएगा बेटा 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर, ये आपका हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है। अगर F फोर्स जो है वो नेट फोर्स है 2 kg ब्लॉक पे, लेट्स से के 3 kg पे कुछ आपने 12 न्यूटन लगाया और फिर वो 2 kg पे कुछ F लगा रहा है, फोर्स ट्रांसफर हो रहा है आगे F कितने पे 2 न्यूटन वाले ब्लॉक पे, जो कि आपको निकालना भी है ना, हॉरिजॉन्टल फोर्स आपको निकालना है, उसको आप F मान लेते हो लेट्स से, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में। तो फिर आपका F क्या हो जाएगा, ये वाला F क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ Fx इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये किसके लिए, फॉर 2 kg ब्लॉक,
कितना आ जाएगा एफ, 2 तो उसका मास है, और एक्सेलरेशन कितना हो रहा है बेटा, उसका भी 2 होगा, कॉमन एक्सेलरेशन से जाएंगे ना दोनों, तो 4 न्यूटन आपका आंसर आ जाएगा। ओके, आगे चलते हैं बच्चों। आई होप ये समझ में आया होगा ये वाला क्वेश्चन। Okay. In the next question, a stone is released from an elevator going down with the retardation a and speed u. अब तुमको क्या बोल रहा है, द एक्सेलरेशन इन द स्पीड ऑफ द स्टोन जस्ट आफ्टर द रिलीज, यानी कि आपने स्टोन को रिलीज किया है एलिवेटर से, ठीक है, आपने स्टोन को रिलीज किया, ठीक है, अभी नीचे जा रहा है, रिटार्डेशन कितना है इसका ए, और स्पीड कितनी है व्यू, द एक्सेलरेशन एंड द स्पीड ऑफ द स्टोन जस्ट आफ्टर द रिलीज, यानी कि जस्ट आफ्टर रिलीज उसका स्पीड भी बताना है और एक्सेलरेशन भी बताना है, ठीक है। तो जब रिलीज किया जाएगा तो केवल ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा उस पर, है ना, तो एक्सेलरेशन तो कितना हो जाएगा, जी डाउनवर्ड्स। भाई जब आप रिलीज कर रहे हो, आप उसको फेंक तो नहीं रहे हो, कोई वेलोसिटी तो दी नहीं है आपने, कोई एक्सेलरेशन तो दिया नहीं, तो केवल जी लग रहा है उस पर डाउनवर्ड्स, है ना, तो जी तो हो गया एक्सेलरेशन आपका नीचे की तरफ। जो स्पीड है वो किसके इक्वल हो जाएगी, जब वो रिलीज कर रहा है उस टाइम पे जितनी स्पीड है उसके इक्वल, ठीक है, जैसे कि स्पीड ऑफ लिफ्ट उस टाइम पे जो थी उसके इक्वल हो जाएगी, है ना, तो स्पीड ऑफ लिफ्ट आपको दी हुई है यू, तो आपकी स्पीड भी किसके इक्वल हो जाएगी, जो लिफ्ट की स्पीड, ठीक है, क्योंकि आपने एडिशनली कोई स्पीड नहीं दी, आपने रिलीज किया उसको, ठीक है, रिलीज किया उसने, रिलीज करने का मतलब क्या होता है, छोड़ देना, है ना, कोई स्पीड नहीं दिया आपने उसको, तो आंसर क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन। आगे चलते हैं। Which of the following position time graph denotes positive acceleration? पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब आएगा भाई, एक्सेलरेशन कब पॉजिटिव होगा, जब स्लोप आपका एक्स वर्सेस टी ग्राफ का इंक्रीजिंग होगा, है ना, डी एक्स, एक्स और टी का ग्राफ जब इंक्रीजिंग होता है तब हमारा एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है ना, तो बताओ कौन सा ग्राफ है ऐसा, ए ग्राफ में तो नहीं है, बी ग्राफ में ऐसा है आपका, जो आपका स्लोप है यानी स्पीड है वो इंक्रीजिंग है, ठीक है, इंक्रीजिंग, चेंज हो रही है और बढ़ भी रही है टाइम के साथ में, ठीक है, एक होता है कांस्टेंट होना, एक होता है इंक्रीजिंग होना, दोनों में डिफरेंस है, तो बी ऑप्शन आपका क्या है राइट आंसर। आगे चलते हैं। लिफ्ट में एक बॉय है जो कि नीचे की तरफ मूव कर रहा है विद एन एक्सेलरेशन g/5, एक इंस्टेंट पे जबकि वेलोसिटी आपकी लिफ्ट की 10 मीटर पर सेकंड हो, बॉय एक बॉल को थ्रो करता है ऊपर की तरफ 10 मीटर पर सेकंड से। अब आपको क्या बताना है, द टाइम आफ्टर विच द बॉल
विल रिटर्न इनटू द हैंड ऑफ द बॉय। वो टाइम बताना है आपको जब बॉल ऊपर जाके नीचे आ जाए और वापस से वो बॉय कैच कर ले। सो व्हेन द बॉय थ्रोज द बॉल, व्हेन द बॉल, बॉल की बात हो रही है ना, व्हेन द बॉल कम्स बैक इन द हैंड ऑफ द बॉय, वापस आ जाएगी। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा भाई? डिस्प्लेसमेंट जो बॉय का होगा वो किसका रहेगा? बॉल का भी सेम रहेगा, है ना। जितना ऊपर बॉय जाएगा उतना ही ऊपर बॉल जाएगी, ठीक है। यू कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड, ऊपर की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड प्लस हो गया। एक्सेलरेशन कितना है ऊपर की तरफ? दिया हुआ है क्वेश्चन में क्या, कितना हो जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जी/5 है ना, जी/5, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। और यू बॉल के केस में ये तो आ गया आपका बॉय का। अगर आप बॉल के केस में यू देखोगे तो कितना आ जाएगा? -10 आ जाएगा। और एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा बच्चों? एक्सेलरेशन तो आपको दिया हुआ है बॉल का, जी से ऊपर जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बॉल का आ जाएगा, है ना। अब हमको क्या पता है भाई, सिंस डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉय इक्वल होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल के, ये हमने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में। तो इसको निकाल लो भाई, एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, 10t प्लस हाफ इंटू 2 इंटू टी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बॉल का? -10t प्लस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। कितना हो जाएगा इसको सॉल्व करेंगे तो? 20 thrown vertically upwards with a speed of 10 meter per second reaches a maximum height of 10 meter from the surface on a newly discovered planet. What is the gravitational acceleration on this planet? ठीक है, बहुत इजी है। u कितना दे रखा है, इनिशियल स्पीड कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड से आपने ऊपर की तरफ बॉल को थ्रो किया, है ना। हाइट कितनी ली है इसने? 10 मीटर, है ना। फाइनल वेलोसिटी हम सबको पता है 0 हो जाती है मैक्सिमम हाइट पे, है ना। और लेट्स से कि इसका एक्सेलरेशन जो है वो g है, एक्सेलरेशन ड्यू टू दिस प्लैनेट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दिस प्लैनेट इज g, है ना, जो हमें निकालना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा भाई ये? इक्वेशन लगाते हैं इस पे, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर -2 इंटू जी इंटू कैपिटल एच जो आपका जा रहा है, वैल्यूज पुट करेंगे। 0 इक्वल्स टू यू स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 -2 इंटू जी जो हमें निकालना है, और हाइट कितनी दे रखी है 10, तो जी कितना आ गया बेटा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका नया जी है जो इस प्लैनेट पे आने वाला है। वेरी इजी क्वेश्चन, आगे चलते हैं। Mass of 6 kg falling vertically downward supports a mass of 4 kg by a lift light spring passing over a pulley. At the end of 5 seconds, the string breaks. 5 सेकंड के बाद स्ट्रिंग ब्रेक हो जाती है। तो आपका हाई कितना ऊपर गया है, हाउ मच हाई फ्रॉम नाउ द 4 kg विल गो, 4 kg ऊपर कितना जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा उसका। कैसे निकालेंगे एक्सेलरेशन? पहले तो टोटल फोर्स निकाल लेंगे, नेट फोर्स, है ना, और नीचे डिवाइड कर देंगे टोटल मास से सिस्टम के। कितना आ जाएगा भाई नेट फोर्स? नीचे की तरफ कितना लगेगा 6g, है ना, और इधर लग रहा है 4g, 6g माइनस 4g, एक 6 kg का एक 4 kg का है ना, डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास कितना हो जाएगा 10, है ना, 6 और 4 10, कितना हो गया ये 2g/10, यानी कि g/5। इतने एक्सेलरेशन से आपका सिस्टम चल रहा है। तो इक्वेशन लगाएंगे v इक्वल्स टू u प्लस 80, तो 0 हो गया तो 80 बचा,
g/5 एक्सेलरेशन है, टाइम आपको दिया हुआ होगा 5 सेकेंड, इक्वल्स टू कितना है भाई, v। v कितना है, v कितना है, v आपका आएगा g के बराबर। सॉल्व करेंगे इसको, क्या हो जाएगा, हाइट इक्वल्स टू v²/2g। भाई 5 से 5 कटा ना, तो v कितना आ गया, g के बराबर आया ना। सॉल्व करेंगे, g²/2g कितना आया भाई, सॉल्व करो, g/2 आया क्या, यानी कि 5 मीटर। दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a person of mass 60 kg is inside a lift of mass 940 kg। 940 kg की जो लिफ्ट है उसके अंदर कितना 60 kg का एक मैन है, एक पर्सन है, ठीक है, and presses the button on control panel, the lift starts moving upwards with an acceleration of 1 meter per second square। g दिया हुआ है 10। the tension in the supporting cable, जो केबल है जो सपोर्ट कर रही है लिफ्ट को, उसमें टेंशन कितनी आएगी। तो कैसे निकालेंगे, टोटल मास निकालो सबसे पहले तो पूरे सिस्टम का, 60 + 940 कितना आ जाएगा, 1000 kg। निकालना क्या है, टेंशन निकालनी है। तो अगर टेंशन टी है, लेट्स से कि टेंशन कितनी है केबल में, टी, इक्वेशन लिख देंगे हम, टी माइनस नीचे की तरफ कितना जा रहा है पूरा सिस्टम, नीचे की तरफ mg लगेगा ना, 1000 इंटू जी, ठीक है, तो टी माइनस 1000 इंटू जी इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास तो है ही सही, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा एक्सेलरेशन, 1, एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है क्वेश्चन। तो टी कितना आ गया, जी की वैल्यू आप 10 रख दोगे तो आपका ये आ जाएगा 11,000 न्यूटन। दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, तो आप एरिया निकाल के सॉल्व कर सकते हो। फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल फॉर द कंप्लीट जर्नी फ्रॉम द बिलो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। अब वीटी ग्राफ में आप डिस्टेंस कैसे निकालते हो, एरिया अंडर द कर्व से, है ना। निकाल दो भाई डिस्टेंस ट्रैवल फॉर 0 to 4 सेकेंड। सबसे पहले 0 to 4 के लिए निकाल लेते हैं, ट्रेपेजियम बन रहा है, 1/2 इक्वल 1/2 मल्टीप्लाई बाय कितना आ रहा है, 20, 20 दिया हुआ है ना, हाइट कितनी है 20 मल्टीप्लाई बाय 1, है ना, प्लस सबसे पहले इस ट्राइंगल का निकाल लिया, फिर इसका, फिर इसका, कैसे निकालेंगे, प्लस 20 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू अगेन सेम ट्राइंगल है 1, कितना आ जाएगा 60 मीटर। ये तो आ गया आपका 0 to 4 के लिए। अब 4 to 6 सेकेंड्स के लिए निकालते हैं, 1/2, ये तो डायरेक्ट ट्राइंगल निकल जाएगा, 1/2 इंटू 2 इंटू 20, है ना, बेस इंटू हाइट, ये आ जाएगा 20 मीटर, ठीक है। टोटल कितना आंसर आ गया भाई, 80 मीटर। 80 मीटर इज योर राइट आंसर। 60 + 20, दिस इज योर टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कवर्ड। बहुत इजी क्वेश्चन है, एरिया अंडर द कर्व से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, कीप लर्निंग, और अगर कोई डाउट आता है बच्चों तो डेफिनेटली यू कैन आस्क। ओके, बाय बाय।